हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ड्रामा जो पढ़ रहे थे, ड्रामा के जो है हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी ड्रामा की फॉर्म्स थी। आज हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे। पोइट्री क्या है और पोइट्री की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइट्री पोइट्री हैज़ बीन अराउंड फॉर आलमोस्ट 4000 ईयर्स। पोइट्री जो है वो लगभग 4000 सालों से है। 4000 ईयर यानी कि 4000 सालों से जो है पोइट्री हमारे आसपास है। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, पोइट्री इज़ रिटन टू शेयर आइडियाज़, एक्सप्रेस इमोशंस एंड क्रिएट इमेजरी। जैसे और फॉर्म्स होती हैं लिटरेचर की, लाइक ड्रामा, नॉवेल वगैरह, तो उसी तरह जो पोइट्री है, पोइट्री जो लिखी जाती है वो किस लिए लिखी जाती है, ताकि वो शेयर कर सके आइडियाज़, एक्सप्रेस इमोशंस यानी कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके, एंड क्रिएट इमेजरी और इमेजरी को क्रिएट कर सके। यानी कि जो पोइट होते हैं तो वो पोइट्री क्यों लिखते हैं, वो पोइट्री लिखते हैं ताकि उनके अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो उनको शेयर कर सके, अपने जो इमोशन है उनको एक्सप्रेस कर सके और इमेजरी को क्रिएट कर सके। टुडे पोइट्री रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आज जो है पोइट्री हमारे हमारे आसपास जो पोइट्री है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनकर है। इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आर्ट और कल्चर का, इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है वो कल्चर और आर्ट का। Poetry is a type of literature that conveys a thought, describes a scene, or tells a story in a concentrated lyrical arrangements of word. पोइट्री क्या है? पोइट्री एक लिटरेचर का ऐसा टाइप है, एक ऐसा प्रकार है डेट कन्वेज, जो कन्वे करता है ए थॉट, एक विचार, डिस्क्राइब्स ए सीन या हमारे सामने कोई वो सीन डिस्क्राइब कर देगा, और टेल्स ए स्टोरी या फिर कोई स्टोरी बताएगा इन ए कंसनट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। कैसे शब्दों में? एक लिरिकल शब्दों में, जिनका लिरिकल अरेंजमेंट हुआ हो शब्दों का। जैसे कि हम हम पोएम्स पढ़ते हैं बहुत सारे, इसमें जो है कोई पोइट जो है अपने विचार कन्वे करता है या कोई सीन भी डिस्क्राइब करता है। जैसे आप वर्ड्सवर्थ की पोएम्स पढ़ लीजिए तो आपको क्या है, नेचर की सीन जो है आपको दिखाई देंगे उसमें। जैसे जैसे पोएम पढ़ते रहेंगे तो हमारी आंखों के सामने वही सीन आते जाएंगे नेचर के। या फिर टेल्स स्टोरी या कोई स्टोरी बताते हैं, जैसे एक तरह से हमने पैराडाइज लोस्ट पढ़ी थी तो उसमें एक स्टोरी बताई गई है। और कन्वे ए थॉट या फिर अपने विचार, उनके क्या विचार है अपने आसपास के लोगों को लेकर या अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसको लेकर। तो या फिर जैसे वो एलेजी हो सकती है, एलेजी में जो है अपने दुख को प्रकट करते हैं पोइट। मतलब पोइट्री जो होती है एक इमोशंस होती है किसी भी इंसान का। वो दुख के भी हो सकते हैं, वो खुशी के भी हो सकते हैं। पोएम्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद राइमिंग लाइन्स एंड मीटर। पोएम जो है कि वो मतलब स्ट्रक्चर की जा सकती है जिसमें राइमिंग लाइन्स हो और मीटर हो। राइमिंग लाइन्स जैसे कि मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन राइम करती हो, जो लास्ट का वर्ड है वो आपस में राइम करता हो। पोएम्स कैन आल्सो बी फ्रीडम, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पोएम जो है वो फ्रीडम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर से ही बंधी हुई हो, उसमें राइमिंग लाइन्स और मीटर ही हो, विच फॉलोस नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। ऐसा भी हो सकता है कि पोएम ऐसी हो जो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो ना करती हो, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स। तो मतलब पोएम जो है हम किसी भी तरह लिख सकते हैं। हम जो है उसे रूल्स में बाउंडेशन होकर भी लिख सकते हैं, जैसे रूल से हो, रेगुलेशन हो जो, या फिर ऐसा भी हो सकते हैं हम फ्रीडमली लिख ले, कोई राइमिंग ना हो, कोई मीटर ना हो, तो हम पोएम किसी भी तरह लिख सकते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए पोएम इज़ ए वर्ड्स नोन एज ए स्टेंजा। जो बेसिक होता है या बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी पोएम की, तो वो एक वर्स होती है जिसे हम स्टेंजा कहते हैं। हर पोएम में जो है स्टेंजास होते हैं। स्टेंजास में लाइन अलग अलग हो सकती है, जैसे इसमें लिखा है ए स्टेंजा कैन बी सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स इट कंटेन्स। मतलब स्टेंजा क्या है, उसमें बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। हो सकता है स्टेंजा 2 लाइन का भी हो, 3 लाइन का भी हो, 4 लाइन का भी हो, अलग अलग लाइन्स हो सकती हैं स्टेंजा में। लेकिन पोइट्री में जो है स्टेंजा आपको ज़रूर मिलेगा। ए स्टेंजा कैन बी सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स इट कंटेन्स। यानी कि जो स्टेंजा है वो सब डिवाइड होता है, और वो किस पर सब डिवाइड होता है, किस पर वो बेस होता है, वो लाइन्स पर बेस होता है, नंबर ऑफ लाइन्स पर। यानी किसी स्टेंजा में अलग अलग लाइन्स हो सकती है, 2 लाइन्स, 4 लाइन्स, 3 लाइन्स। तो जो है एक स्टेंजा कंटेन करता है कुछ नंबर लाइन्स के, और उसको हम स्टेंजा कहते हैं। तो पोएम में जो है स्टेंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है वर्ड्सवर्थ ने दी है कि वर्ड्सवर्थ तो नेचुरल पोइट ही कहे जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है ना, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो पोइट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस होता है लगातार, और ओवरफ्लो होता है बहाव ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल शक्तिशाली। और फीलिंग्स हमारे मन की जो फीलिंग्स होती है, तो
उनका कहना है कि जो पोइट्री है वो हमारी जो पावरफुल फीलिंग्स है उनका एक लगातार चलने वाला बहाव है। वो पावरफुल फीलिंग्स सैडनेस की भी हो सकती है और हैप्पीनेस की भी हो सकती है, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत खुश हों और ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत दुखी हों। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। और ये जो अपनी ओरिजिन कहाँ से लेती है पोयम, पोयम कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हमारे इमोशन से उत्पन्न होती है। रिकलेक्टेड, जो रिकलेक्ट होते हैं इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में, यानी कि जब हम शांत बैठते हैं तो हमारे अंदर जो भी इमोशंस आते हैं हम चाहे तो उनको पोइट्री में उनको हम कन्वे कर सकते हैं, पोइट्री में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, हम एक पोयम लिख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा दुखी हैं तो हमारे अंदर वैसे ही विचार आएंगे और हम एक दुख भरी पोयम लिख देंगे, और अगर हम खुश हैं तो हमारे अंदर वैसे विचार आएंगे और हम एक अच्छी पोयम लिख देंगे। तो ये हमारे मन के विचारों पर डिपेंड करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी जो है पोएम की एक डिफिनेशन दी है। उनका कहना है कि पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। कि पोइट्री क्या है, पोइट्री जब उत्पन्न होती है या पोइट्री जब आती है जब हमारा कोई इमोशन जो है, इमोशन को हमारे कोई विचार मिल जाए और उन विचारों को फिर शब्द मिल जाए, यानी कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स चल रही है उनको क्या, उनको कोई विचार मिल जाए और फिर उन विचारों को हम शब्दों में व्यक्त कर सके, तो जब जो है कविता बनती है, जब पोएम बनती है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की कि पोएट्री के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं, पोएट्री में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रिदम की। दिस इज़ द म्यूज़िक मेड बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ द पोएम। ये क्या है, ये एक म्यूज़िक है जो कि पोएम के स्टेटमेंट से बनता है। विच इंक्लूड्स द सेलेबस इन द लाइन्स, जो कि लाइन्स में सेलेबस इंक्लूड करता है, यानी कि रिदम कहते हैं ना कि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो कभी जो है मतलब कम, कभी ज़्यादा, कभी स्ट्रेस, कभी अनस्ट्रेस सेलेबल आते हैं, तो इसको हम रिदम बोलते हैं। रिदम इज़ अ टर्म, रिदम एक ऐसी टर्म है यूज टू रेफर टू द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साउंड्स इन पोइट्री। वही बात है कि जो पोइट्री की स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साउंड होते हैं तो उनको जो है रिकरेंस करती है क्या, रिदम। स्टैंजा, स्टैंजा इन पोइट्री इज़ डिफाइंड एज ए स्मॉलर यूनिट और ग्रुप ऑफ लाइन्स और पैराग्राफ इन ए पोएम। तो स्टेंजा क्या है, स्टेंजा एक डिफाइंड, एक हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो एक स्मॉल यूनिट है या ग्रुप आप कह सकते हैं लाइंस का। जैसे ऊपर बताया था कि उसमें कितनी भी लाइन हो सकती है, 2 लाइन्स हो सकती है, 3 लाइन्स हो सकती है, या फिर आप इसको एक पैराग्राफ भी कह सकते हैं। ए पार्टिकुलर स्टेंजा हैज ए स्पेसिफिक मीटर रेगुलर स्कीम। जो भी पार्टिकुलर स्टेंजा होगा उसके कुछ मीटर होगा, कोई राइमिंग स्कीम होगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स, और वो जो है कुछ लाइन पर बेस्ड होगा, उसमें कुछ लाइन्स होंगी। और स्टेंजास आर नेम्ड एज, यानी कि अगर हम उनके लाइन पर बेस्ड स्टेंजा बनाए, मान लो 2 लाइन का स्टेंजा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कपलेट। अगर 3 लाइन का स्टेंजा है तो हम उसको बोलेंगे टर्सेट, 4 लाइन का स्टेंजा है तो कार्टेन, और 5 लाइन का स्टेंजा है तो सिनेक्वेन, 6 का सेस्टेट, 7 का सेप्टेट और 8 का ऑक्टेव। इसी तरह जो है अलग अलग लाइन पर बेस्ड है स्टेंजा, अलग अलग लाइन पर बेस्ड होता है। किसी भी पोएम में कितने भी स्टेंजास हो सकते हैं। जो लंबी पोएम हो तो उसमें 10, 12, 20 स्टेंजास भी हो सकते हैं, 30 स्टेंजास भी हो सकते हैं। छोटी पोएम में जो है 1 या 2 स्टेंजास भी हो सकते हैं, और जो है स्टेंजास में कितनी भी लाइन हो सकती हैं। अब बात करते हैं सिंबलिज्म का। सिंबलिज्म क्या है, सिंबलिज्म होता है सिंबल, यानी कि जो पोएम है विल कन्वे आइडिया एंड थॉट्स यूजिंग सिंबल। अगर किसी पोएम को हमें कोई आइडिया बताना है, कोई थॉट बतानी है, तो वो कोई सिंबल यूज़ करेगी। ए सिंबल कैन स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स एट वन टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सिंबल है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड करता हो एक ही समय में, एंड लीड्स द रीडर आउट ऑफ ए सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर मेथड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और वो रीडर को लीड करे, रीडर को वो दिखाए आउट ऑफ ए सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर मेथड। वो जो मतलब जो रीडर चीज़ों को देखता है तो वो उसको एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर मेथड से देखे। यानी कि हम जब कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पोइट कुछ वर्ड्स यूज़ करता है, लेकिन वो जो सिम्बलाइज करते हैं वो किसी और चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा हो ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम, जिसमें अब्राहम लिंकन की डेथ पर वो पोएम लिखी गई थी, तो उसमें जो है मतलब एज ए सिंबल को शिप को जो है वो सिंबल लिया गया था। शिप को जो है वो कंट्री माना गया था, और जो कैप्टन थे उनको जो अब्राहम लिंकन माना गया था, तो उन्होंने वो सिंबल लिए थे। अब बात करते हैं थीम की। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द सेंट्रल आइडिया दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे। थीम क्या होती है, थीम जो है किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया हम उसको कह सकते हैं जो पोएट कन्वे करना चाहता है। पोएट हमें उस पोएम से क्या बताना चाहता है, हमें जो है अपने विचारों से वो किस ओर ले जाना चाहता है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके क्या विचार हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, तो वो थीम होती है। इट कैन बी ए स्टोरी, ए थॉट और ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। ये एक स्टोरी भी हो सकती है, ये एक विचार भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन कर रहा हो। समवन एनीथिंग दैट द पोएम इज़ अबाउट, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है
जो जिस चीज़ के बारे में भी वो पोएम हो। तो पोएम की थीम होती है कि पोएम हमें क्या बताना चाह रही है, किस ओर हमें ले जाना चाह रही है, उसके अंदर पोइट की क्या फीलिंग है, वो हमसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इमेजरी, द डिवाइस इज़ यूज्ड बाय द पोइट फॉर रीडर्स टू क्रिएट एन इमेज इन देयर इमेजिनेशन। जो इमेजरी होती है, ये डिवाइस होती है, ये पोइट के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि जो वो रीडर को एक मतलब रीडर जो है जब किसी पोएम को पढ़े तो वो अपनी इमेजिनेशन में जो उस चीज़ को देख सके। इमेजरी अपील्स टू ऑल द फाइव सेंसेस। इमेजरी जो होती है वो सभी जितनी भी हमारी फाइव सेंसेस को अपील करती है। मान लीजिए हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं, तो उस पोएम में पोइट कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हमारी आंखों के सामने जो है वो प्लेस घूमने लगेगा। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं डैफोडिल्स, तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे, मैं जो हो मतलब चल रहा था, तो हमें मतलब हम अपने विचारों में ही देखने लगते हैं कि हाँ ऐसे होगा कि शायद पोइट ऐसे ही घूम रहे होंगे और उन्होंने जो है इस तरह से डैफोडिल्स देखे होंगे बहुत सारे। तो एक ये होती है इमेजरी, जो कि हम अपने इमेजिनेशन में वो चीज़ें देखने लगते हैं। अब ये पोइट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी खूबसूरती से उसको एक्सप्रेस करता है, कि वो हमें जो है इमेजिनेशन हम कर पाए या ना कर पाए। राइम, हर पोएम में कोई ना कोई राइमिंग स्कीम होती है। ये पोएम में और मे नॉट हैव ए राइम, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी पोएम में हो, किसी पोएम में ना हो। मोस्टली पोएम में राइमिंग स्कीम होती है। व्हेन यू राइट पोएट्री दैट हैज़ राइम, इट मीन्स दैट द लास्ट वर्ड और साउंड ऑफ द लाइन मैचेस विद ईच अदर इन सम फॉर्म। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर आप पोएम लिख रहे हो और आप उसे राइम में लिख रहे हो, पोएम में आप राइम रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक लाइन फिनिश करोगे तो उस लाइन का जो लास्ट का वर्ड होगा वो नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट का वर्ड होगा उससे जो है मैच करेगा। या अलग अलग भी हो सकती है, जैसे राइमिंग स्कीम हमने पढ़ी थी, जैसे ए बी हो सकती है, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है फोर्थ लाइन को राइम करे और सेकंड थर्ड को करे, ए बी ए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए बी यानी कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन को राइम करे और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन को राइम करे। तो मतलब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम राइमिंग रख रहे हैं तो हम जो है लास्ट का जो वर्ड है वो किसी ना किसी लाइन से कि किसी ना किसी वर्ड को, मतलब लाइन के सॉरी लास्ट ही वर्ड को वो राइम करेगा। और अगर नहीं है, जैसे फ्री वर्ड्स पोइट्री होती है, दो डज नॉट फॉलो दिस सिस्टम, वो इस सिस्टम को फॉलो ही नहीं करती क्योंकि उसमें राइमिंग स्कीम होती ही नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की। पोइट्री की कितनी फॉर्म्स हैं? वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हमें पोइट्री की मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो दो होती हैं, एक होती है नैरेटिव और एक होती है नॉन नैरेटिव। नैरेटिव को जो है हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इम्पर्सनल भी कह सकते हैं, और जो नॉन नैरेटिव होती है उनको हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं और पर्सनल कह सकते हैं। नैरेटिव क्या होती है? मान लीजिए हम मतलब नैरेटिव होती है किसी चीज़ को नैरेट करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, जो कि मतलब पोइट की जो कोई पर्सनल चीज़ नहीं होती। वो मान लीजिए जैसे हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट पढ़ते हैं, तो पैराडाइज लोस्ट में क्या है, उन्होंने किसी स्टोरी को नैरेट किया है। वो स्टोरी जो है वो पोएट से रिलेटेड नहीं है, वो कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी है, उन्होंने बाइबल से ली है, तो वो उसको नैरेट कर रहे हैं, उनमें वो कोई चेंज नहीं कर सकते। वो जो स्टोरी जैसी है वैसी ही रहेगी, वो उसमें अपने विचारों को ऐड नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसे नहीं कर सकते कि जो घटना हुई थी, जो इवेंट्स हुआ था उसको वो चेंज कर दे। मान लीजिए ईव ने एक फ्रूट खाया था, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो उसको उस सीन को वो बदल दे। यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वो वैसे ही नैरेट करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये सब्जेक्टिव नहीं होती, यानी कि पोइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह इसे इम्पर्सनल भी कह सकते हैं, मतलब ये इम्पर्सनल होती है, पोइट की पर्सनल लाइफ से ये मैच नहीं करती। जो नॉन नैरेटिव होती है वो होती है सब्जेक्टिव और पर्सनल, जिसमें जो है पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कन्वे कर सके। जैसे इलेजी में क्या है, पोइट जो है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बताते हैं, वो किसी पर जो है दुख व्यक्त करते हैं, या आप ओड कह लीजिए, ओड में वो किसी को एड्रेस करते हैं, तो वो उसको देखकर क्या फील कर रहे हैं वो बताते हैं। तो ये होती है नॉन नैरेटिव या फिर पर्सनल, आप इसको कह सकते हैं। नैरेटिव में कौन कौन सी आती है? बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोक एपिक और एपिक। एपिक, मोक एपिक, बैलेड और ड्रामेटिक मोनोलॉग। और नॉन नैरेटिव में क्या आती है? नॉन नैरेटिव में आएगी लिरिक, इलेजी, ओड और सोनेट। इनके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तब तक हम कुछ और फॉर्म्स देख लेते हैं। जैसे एक होती है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक होती है एक पेस्टोरल पोयम, इसमें जो है पेस्टोरल लाइफ को दिखाया जाता है। चैंसन, चैंसन एक फ्रेंच सॉन्ग होता है। फिर उसके बाद क्लैरियो, क्लैरियो जो है ये एक शॉर्ट पोयम होती है। ये जो है एक पोइट के नेम पर इसका नाम रखा गया था, इसका नाम था एडमंड कैलरियो। कैलरियो के नाम पर ही जो है ये पोयम लिखी गई थी, कैलरियो मतलब इसका नाम रखा गया था। ये बहुत छोटी सी पोयम होती है, ये कॉमिक होती है और नॉन सेंसिकल होती है। डर्स, डर्स एक क्लाइमेट सॉन्ग होता है। फिर है इसके बाद डिटीरम्ब।
डिटीरैम्ब होता है ए हाइमन ऑफ एनिसेंट ग्रीस, जो एनिसेंट ग्रीस थे उसमें जो गॉड की प्रशंसा के लिए गाया जाता था उसे बोलते थे हम डायटीरैम्ब। फिर एनकोमियम, एनकोमियम भी जो है एक प्रेज सॉन्ग ही होता है। एपिग्राम, एपिग्राम हमने पढ़ा होगा, ये एक शॉर्ट और सटायरिकल पोयम होती है। एपिग्राम के बारे में हम पहले भी पढ़ा होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोथैलेमियम और एपिथैलेमियम। जो प्रोथैलेमियम और एपिथैलेमियम है ये दोनों ही सॉन्ग है जो कि मैरिज के वक्त गाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। प्रो का मतलब होता है पहले, यानी कि प्रोथैलेमियम यानी कि शादी से पहले। ए सॉन्ग सेलिब्रेटिंग फोर्थ कमिंग मैरिज, एक ऐसा सॉन्ग जो सेलिब्रेट करता है आने वाली शादी को। और एपिथैलेमियम ए सॉन्ग डेट सेलिब्रेट्स मैरिज, जो कि मैरिज के दौरान सेलिब्रेट करता है। मैरिज के दौरान जो सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है उसे हम बोलते हैं एपिथैलेमियम। और प्रोथैलेमियम जो पहले गाया जाता है। मान लीजिए शादी से पहले जैसे संगीत वगैरह करते हैं, पहले जो गीत गाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोथैलेमियम। और शादी के वक्त जो गाए जाते हैं डेट इज़ एपिथैलेमियम। इसके बाद इपोड, इपोड एक लिरिक पोयम है, लिरिकल पोयम है इन कपलेट, ये कपलेट में लिखी जाती है। जॉर्जिक, जॉर्जिक जो है जॉर्ज का मतलब होता है जॉर्जिक जो है जॉर्ज से बना है, और जॉर्ज का मतलब जो है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। तो ये पोयम जो होती है एग्रीकल्चर को से डील करती है, एग्रीकल्चर टॉपिक को ये पोयम डील करती है। हाइकू एक जापानीज पोयम है जिसमें केवल 3 लाइन होती है और 17 सेलेबल होती है। ये शायद एग्जाम में भी आया है एक बार, हाइकू क्या होता है। आइडल, आइडल भी जो है एक पिकारेस्क्यू डिस्क्रिप्शन को वो डील करती है। पिकारेस्क्यू जो है, पिकारेस्क्यू जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी इंसिडेंट या सीन के। इसके बाद जो है ले, इसको आइडल को, बैलेड को, इन सबको हम पेस्टोरल को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ले एक पोयम टू बी संग, एक छोटी सी पोयम होती है, शॉर्ट पोयम होती है गाई जाने वाली। राउंडिले, राउंडिले होती है ये शॉर्ट सॉन्ग विद ए रेफरेन, एक ऐसा सॉन्ग जो कि रेफरेन के साथ गाया जाता है। इसके बाद पेस्टोरल, पेस्टोरल भी एक रस्टिक पोयम होती है जो कि सैफर्ड जिसमें दिखाए जाते हैं सैफर्ड के ऊपर। फिर होती है मैड्रिगल, मैड्रिगल एक शॉर्ट पोयम है फॉर मल्टीपल सिंगर्स। फिर सागा, सागा के नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक सॉन्ग होते हैं। ये प्रोज भी हो सकते हैं और ये पोयम भी हो सकती है, यानी कि ये जो है नैरेटिव फॉर्म होती है ये एक तरह से प्रोज में भी हम इसको लिख सकते हैं और पोयम में भी। लाइमेरिक, लाइमेरिक एक 5 लाइन की ह्यूमरस एंड फ्रिक्वेंटली रूड पोयम होती है, 5 लाइन की ये पोयम होती है। टैंका, टैंका भी एक जापानीज पोयम है जिसमें 5 लाइन होती है और 31 सेलेबल होते हैं। इसके बाद है एक थ्रेनोडी, ये एक लेमेंट सॉन्ग है। और फिर है वायलिनली, ये एक फ्रेंच पोयम है जिसमें 19 लाइन्स होती है। एकिलोग, एकिलोग जो है एक शॉर्ट पोयम होती है ऑफ ए पेस्टोरल डायलॉग। एपिटफ, एपिटफ होती है एक शॉर्ट पीस ऑफ ए पोयम अबाउट ए डेड पर्सन स्पेशली ऑन रिटर्न ऑन देयर ग्रेव स्टोन, यानी कि एक छोटी सी शॉर्ट पीस होगा किसी पोयम का जो कि किसी डेड पर्सन के बारे में होगा और उसकी जो है ग्रेव स्टोन पर वो लिखा जाता है, यानी कि किसी की कब्र पर लिखे जाने वाले सॉन्ग को एपिटफ कहते हैं। तो ये थी पोयम्स।